उत्तराखंड की बड़ी खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। राज्य के मुखिया हरीश रावत ने भले ही पार्टी के किसी भी नेता की पीडीएफ कोटे के मंत्रियों में कमी की मांग को सिरे से खारिज किया हो, लेकिन इस पूरे मसले पर पीडीएफ कोटे से मंत्री प्रसाद नैथानी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रदेश कांग्रेस को वो दिन याद करा दिया जब पार्टी सरकार बनाने के लिए पीडीएफ से समर्थन मांगने आई थी। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि पीडीएफ प्रदेश सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। अब चलिए पृष्ठभूमि में चलते हैं। यहाँ आपको बता दें कि देहरादून में कांग्रेस की 2 दिवसीय बैठक में पार्टी के 16 विधायकों ने प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी को हस्ताक्षर पत्र सौंपा था। राज्य सरकार में पीडीएफ का कोटा कम करने की मांग की थी। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इसे पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की मांग बताया था। वहीं प्रदेश कांग्रेस के उपाध्याय ने भी पीडीएफ से अपना रुख साफ करने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी ने मामले पर आला कमान का फैसला अंतिम होने की बात कही थी। पीडीएफ सरकार के जो हमारा गठबंधन है, उस गठबंधन को निभाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। मेरा विभाग हटाया गया मेरे से, तो अगर मैं चाहता तो उस समय हम पीडीएफ के लोग सरकार गिरा सकते थे, जबकि उस समय कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं थी। आज 35 पे क्या पहुंच गए कि साहब हम तो बिल्कुल अब तो इनकी जरूरत ही नहीं है। तो हम कब कह रहे हैं कि भाई ऐसी बात है, लेकिन आदमी को यूज एंड थ्रो की पॉलिसी से नहीं चलना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है, जिस मकसद को लेकर के मंथन हो रहा है, आप उस मकसद को पूरा ढक दे और जनता में गलत संदेश जाए, तो उससे पार्टी को नुकसान होता है। कि ये मंथन न दायित्वों के लिए है न पीडीएफ के लिए है। पार्टी एक सैद्धांतिक फैसला लेती है और पार्टी ने पहले सैद्धांतिक फैसला लिया है। आगे पार्टी यदि कोई फैसला लेगी तो हरीश रावत या हम लोग सब उसका पालन करेंगे। वहीं पीडीएफ को लेकर प्रदेश कांग्रेस में चल रही खींचतान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सजवाड़ ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने पीडीएफ पर निशाना साधते हुए कहा कि पीडीएफ के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान स्थिति में पीडीएफ के महज 2 विधायकों को इस सरकार में मंत्री का पद मिलना चाहिए। ऐसे में पीडीएफ विधायक तय करें कि सरकार में कौन रहेगा। यहां बता दें कि शूरवीर सजवाड़ ने देवप्रयाग विधानसभा सीट से 2012 में चुनाव लड़ा था, लेकिन इसी सीट से पीडीएफ कोटे से वो मंत्री प्रसाद नैथानी ने उन्हें मात दे दी थी। पीडीएफ के पास ज्यादा से ज्यादा 1 या अधिक से अधिक 2 मंत्री से ज्यादा उनको स्वयं निर्णय लेना चाहिए कि हम में से कौन 2 रहेंगे। इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। वहीं पीडीएफ और प्रदेश कांग्रेस के बीच अंतरकलह पर राजस्व मंत्री प्रीतम सिंह चौहान और पीडीएफ कोटे से शहरी विकास मंत्री प्रीतम सिंह पवार क्या कह रहे हैं, ये आपको सुना देते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने का बयान इस पर सुस्पष्ट आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दे दिया है। तो जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही, उसके इतर में कोई दूसरी बात कहूं तो ये उचित नहीं है। अब ये पीडीएफ को रखना या न रखना, ये हमारा कांग्रेस आला कमान इसको तय करेगा। हम लोगों ने समर्थन दिया है विकास के लिए और स्थिरता के लिए, और हम लोग आज भी अपनी तरफ से कहीं पर किसी को अस्थिर करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। सोनू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनीतिक संकट पर बात करते हैं सोनू से। सोनू, ये बताइए कि जिस पीडीएफ ने एक समय में कांग्रेस का साथ दिया, अब कांग्रेस वो आला कमान पर डिपेंड और बोली कि हम सैद्धांतिक तौर पर फैसला लेंगे, क्या ये कांग्रेस के सिद्धांत का एक हिस्सा है? आपने हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मंत्री प्रसाद नैथानी की रणनीति आगे की है क्या? जी देखिए निहारिका, साफ तौर पर इस वक्त पीडीएफ पर संकट है, इस बात को बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो अभय वरदान जिसको हम कह सकते हैं, वो मुख्यमंत्री हरीश रावत का 1 रोज पहले का बयान साबित हो रहा है पीडीएफ के लिए। और जहां तक पीडीएफ के जो अध्यक्ष हैं मंत्री प्रसाद नैथानी, जैसा कि आपने कहा कि उनकी आगे की रणनीति क्या हो सकती है, निश्चित तौर पर वो अभी भी
अपनी उस बात पे अड़े हुए हैं कि उस वक्त उन्होंने संकट के समय में कांग्रेस का साथ दिया था, विकास के मुद्दे पर उन्होंने समर्थन दिया था, और आज यूज एंड थ्रो की जैसी स्थिति कांग्रेस की नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर उनको ये उम्मीद है, जैसा कि हरीश रावत जी की ओर से इशारा भी मिला है, कि अभी उनसे कांग्रेस का साथ नहीं छीना जाएगा। माना ये जा रहा है कि आने वाले समय में भले ही राजनीतिक समीकरण ऊपर नीचे हो, लेकिन बहरहाल अभी पीडीएफ अलग नहीं होगा, ऐसा माना जा रहा है। और जहां तक पीडीएफ की रणनीति की बात है, पीडीएफ के हाथ में बहुत कुछ इस वक्त निहारिका है नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के हम कहें कि कांग्रेस की दयादृष्टि कहें या कांग्रेस के इच्छा शक्ति पर ही निर्भर है। अगर इस वक्त पीडीएफ के कुछ विधायक जो हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री के पद पर आसीन है, यदि वो अलग हो जाते हैं तो कांग्रेस पर बहुमत के लिहाज से किस तरह का कोई संकट नहीं होने वाला है। अब ये देखना होगा पार्टी हाईकमान यानी कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप आने वाले समय में पीडीएफ को साथ लेकर चलती है या किसी तरीके की इसके कोटे में कोई कमी करेगी। की नीति पे वो आगे बढ़ती है। सुनो, ऐसा पहली बार नहीं है कि इनसिक्योर पीडीएफ ने बैठक ना की हो, रात रात भर विधायकों को लेकर बैठक होती थी। तो आज ये जो पूरी कड़ी है ये आज ही मजबूत नहीं हुई है, इसका लंबे समय से कांग्रेस इसकी संरचना कर रही थी, जब उसको बहुमत मिला और उसे पीडीएफ की जरूरत नहीं थी। कितनी इनसिक्योर पीडीएफ है अभी नहीं, लंबे समय से? देखिए, काफी अहम सवाल निहारिका आपने किया है, क्योंकि पीडीएफ पहले से ही अपने को, अगर हम पीडीएफ के गठन से पहले की बात करें, जब निर्दलीय यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल और बीएसपी के विधायकों के तौर पे इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, तो तब से ही कहीं ना कहीं अपने को असहज महसूस कर रहे थे। शायद इसी असहजता को महसूस करते हुए पीडीएफ का गठन हुआ था, जिसमें निर्दलीय बीएसपी और उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक एकजुट हुए थे, एक बैनर यानी पीडीएफ के बैनर तले आ गए थे। और अब जब कांग्रेस बहुमत अपना हासिल किए हुए, ऐसे हालात में पीडीएफ का भविष्य क्या होगा, निश्चित तौर पर पीडीएफ के लिए एक संकट हम इसको कह सकते हैं। लेकिन हरीश रावत जी के बयान से साफ हो गया है कि वो अभी अलग नहीं करना चाहते हैं। ये बात सही है कि जब प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में एक मंथन शिविर की बैठक चल रही थी, तो उस वक्त कुछ विधायकों ने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा था कि पीडीएफ का कोटा कम होना चाहिए। लेकिन ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या पीडीएफ का संकट टल जाएगा या फिर यूं ही बरकरार रहेगा। क्या इस संकट को पीडीएफ पार कर पाएगी या जो कांग्रेस है उससे जुदा हो जाएगी। धन्यवाद सोनू, ये पॉलिटिकल अपडेट देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सूबे के स्वास्थ्य विभाग में करीब 1.5 करोड़ के तेल घोटाले के आरोपियों पर जल्द ही कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद स्वास्थ्य विभाग को एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। हम ये जो पूरा मामला बता रहे हैं वो साल 2008-9 का बता रहे हैं, जब पेट्रोल बिल का फर्जीवाड़ा उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी और हरिद्वार जिलों में हुआ। सीएम ऑफिस के फर्जी आदेश पर इन तेल बिलों का भुगतान हुआ। पिछले साल के नवंबर महीने में डीजी स्वास्थ्य मामले की जांच रिपोर्ट शासन को भेजी थी। एफआईआर एक लीगल डॉक्यूमेंट होती है और विभाग ही को करना पड़ेगा। मैंने निर्देश दे दिए हैं कि यदि कहीं भी कोई ऐसे घोटाले की खबर आती है तो फौरन एफआईआर करें। हर हालत में जो भी संलिप्त पाया जाएगा 1,44,00,000 रुपए की खयानीति में, गबन में, तो निश्चित रूप से उसको सख्त से सख्त कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। सभी लोगों को निर्देश दिए हैं और सीएमओस को कह दिया गया है कि अगर इस प्रकार की पुनरावृत्ति या किसी भी प्रकार की धन में जो है गुर्द-बुर्द करने की कहीं भी शिकायत मिली तो बहुत सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होंगे और उनको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ नए राज्यपाल के पॉल से आज मुलाकात की। इस बैठक में मुख्य सचिव सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि सरकार के नुमाइंदे से शिष्टाचार की मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की इस मुलाकात को सरकार के कामकाज की समीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। यहां बता दें कि राज्यपाल के पॉल राज्य में आई आपदा, उसके पुनर्वास से जुड़े कामकाज को अपनी प्राथमिकता में गिना चुके हैं। क्या राज्य के सम्मुख सवाल हैं, कैसे हम उनको टैकल कर रहे हैं, तो बताएं। हमने उनको आपदा
आपदाग्रस्त क्षेत्रों के विषय में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की पूरी स्थिति बताई। हमने कुंभ के आयोजन के लिए हम क्या काम कर रहे हैं उस पर भी उनको ब्रीफ किया। उसके अलावा हमने जो दूसरे डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उनसे भी जो है अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें सारी स्थितियों से विज्ञ कराया, चाहे केदारनाथ की स्थिति है, चाहे कुंभ की स्थिति है, चाहे और आपदा की स्थिति है, चाहे डेवलपमेंट की स्थिति है। जो राज्य के प्रमुख बिंदु हैं उन सब पे, चाहे हाइड्रो पावर की बात है, चाहे हमारी इको सेंसिटिव जोन की बात है, जितने राज्य के प्रमुख मुद्दे हैं उन पे गवर्नर साहब को जो है हर बिंदु से अवगत कराया गया है। ये दोनों किस्म की भेंट थी कि ये राज्यपाल जी से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी भेंट थी और राज्यपाल जी को जो राज्य की सभी चिंताएं हैं उनसे अवगत कराने के लिए भी ये भेंट। वहीं उत्तराखंड के नए राज्यपाल के पॉल ने पूर्व राज्यपाल आजिज कुरैशी के कार्यकाल के अंतिम दिनों की फाइलें मंगवाई हैं। सूत्रों की माने तो के पॉल कुछ फैसलों पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं। आजिज कुरैशी ने जाते जाते 2 विश्वविद्यालय के कुलपतियों की तैनाती की थी, साथ ही कुछ लोगों को आरोप मुक्त करने की सिफारिश की थी। माना यह भी जा रहा है कि इन पर नए राज्यपाल दोबारा फैसला ले सकते हैं। नए गवर्नर साहब हैं वो उन आदेशों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। कुरैशी साहब अगर बने रहते यहाँ के राज्यपाल तो स्वयं भी उन आदेशों को रद्द कर सकते थे जो उन्होंने किए हैं, हेस्टिली कर दिए हैं। तो हमारे जो नए गवर्नर साहब हैं वो भी उन पर विचार करके और उन्हें रद्द कर सकते हैं। गवर्नर साहब को ये कि जो वीसी है वो गवर्नर साहब के प्लेजर तक ही वीसी रहता है, तो प्लेजर चाहे इन गवर्नर साहब का हो चाहे नए गवर्नर साहब का हो, तो वो अपना प्लेजर कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अहम मुद्दों को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी की है। देहरादून में बीजेपी के विधायक राज्य सरकार के खिलाफ 21 जनवरी को प्रदर्शन करेंगे। सरकार से राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप काम करने की मांग करेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन अजय भट्ट के मुताबिक राज्य में शिक्षा, कानून, पेयजल, बिजली, तमाम सुविधाओं के लिए बीजेपी के विधायक सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज करेगी। हम लोग 21 तारीख को सारे विधायक गण सभी लोग मिलके एक इस सरकार के खिलाफ धरना देंगे। उसका स्थान बता दिया जाएगा। 11 बजे से 21 तारीख को हम देहरादून में धरना देंगे और उसके बाद हम जगह जगह धरना देने का प्रोग्राम बना रहे हैं। इस सरकार को और बेनकाब करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस सरकार को सन्मति आए और ठीक रास्ते पर चले। उत्तराखंड के डीजीपी बीएस सिद्धू पर पद का दुरुपयोग करने और आपराधिक मामलों की जांच प्रभावित करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर अब अगली सुनवाई 14 जनवरी को है। याचिका में हाईकोर्ट से डीजीपी को पद से हटाने और उनसे जुड़े मामले की जांच सीबीआई एसआईटी से कराने की मांग की गई है। यहां बता दें कि याचिकाकर्ता रविंद्र जुगरान ने बीएस सिद्धू पर वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने और पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। न्यायालय ने आज दिनांक 14/1/2015 की तिथि नियत की है सुनवाई के लिए और याचिका के पोषणीयता, गुण दोष जितना भी है उस दिन जो है तय होगा। वहीं उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से प्रदेश सरकार अब केदारनाथ के लिए रोपवे बनाने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, लिंचौली से केदारनाथ के बीच रोपवे के लिए सर्वे का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। जिस कंसल्टेंसी के माध्यम से काम किया जाना है उस कंसल्टेंसी ने सर्वे पूरा किया है। यहां ये बताना जरूरी है कि रोपवे बनाने के लिए रामबाड़ा से केदारनाथ के लिए बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया जाना है। अब इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है। रुद्रप्रयाग के डीएम के मुताबिक अगले 2 सालों में रोपवे बनाने का काम पूरा करने की वो कोशिश करेंगे।
रोपवे प्रथम चरण में लिंचोली से लेकर यहाँ केदारनाथ तक रोपवे बनाया जाना है और इसमें जो सभी अब ये काम होंगे, इसमें सरकार ने जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है एसडीएमए, उसी के अंतर्गत अब ये सभी कार्य किए जाएंगे। एनआईएम यद्यपि इसमें कार्यदायी संस्था रहेगा, मुख्य कार्यदायी संस्था, और टेक्निकल सपोर्ट और कंसल्टेंसी भी देगा, बट ये सभी एसडीएमए के अम्ब्रेला के अंतर्गत होगा, जिसमें जिले स्तर पर डीडीएमए जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में है वो हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे कार्यों की। वहीं केदारनाथ के कपाट बंद होने के बावजूद सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। केदारनाथ में तैनात पुलिसकर्मी हर पल की जानकारी रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को भेज रहे हैं। फिलहाल केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य जारी है। वायुसेना के MI-26 के जरिए यहां भारी मशीनें लोड हो रही हैं ताकि आपदा के दौरान जमा जो मलबा है उसको हटाया जा सके। ग्रीष्मकाल के दौरान वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सके। एपी की गार्ड जो है, जो मंदिर सुरक्षा की गार्ड है, वो यथावत बनी हुई है यात्रा सीजन के बाद। और जो हमारी चौकी में 10 लोगों का स्टाफ है, रेडियो से लेके और चौकी प्रभारी, और जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं उसकी जानकारी शासन प्रशासन और सुरक्षा के लिए कोई उपाय करने हैं। DSPT वगैरह हमारे थाने चौकी में लगा हुआ है। तो तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से जो है हमारी पुलिस बल यहाँ पे बना हुआ है और उसी का आज जायजा लेने के लिए, और उनका कुछ इश्यूज थे, उनके विंटर क्लोथिंग के इश्यूज हैं, तो वो सब सॉर्ट आउट करने के लिए हम आज यहाँ पर आए। वहीं सरोवर नगरी नैनीताल की शान नैनी झील के किनारे अब CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यहां मोबाइल पार्टी की तैनाती होगी। पिछले कुछ सालों से बढ़ रही आत्महत्याओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने कदम उठाया है। दरअसल नैनीताल एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं। ज्यादातर लोगों की जीविका भी पर्यटन कारोबार पर निर्भर है, लेकिन पिछले कई सालों से यहां की नैनी झील सुसाइड पॉइंट बनती जा रही है। ऐसे में सुरक्षा के लिए तैनात यहां की जल पुलिस की कार्यप्रणाली पर लोग सवाल उठाने लग गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने श्रीनगर बेस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया है। उन्होंने जल्द ही श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को MCI के मानकों पर खरा उतरने का दावा भी किया है। ये दावा हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि इस मानक पर हम उतार देंगे MCI के मानक पर। ट्रॉमा सेंटर बनने के साथ ही श्रीनगर बेस अस्पताल 700 बेड वाला अस्पताल हो गया है। ट्रॉमा सेंटर के अलावा लेक्चर सेंटर, आधुनिक उपकरणों से लैस चिल्ड्रन वार्ड भी यहां पर बनाया गया है। चलिए फटाफट कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अल्मोड़ा में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। रैली के जरिए पुलिस ने लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया है। पुलिस का यह अभियान 7 दिनों तक चलेगा। हरिद्वार के गाजीवाली गांव में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारियां दी गई। साथ ही कृषि क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। स्वामी विवेकानंद का 152वां जन्मदिन पिथौरागढ़ में युवा दिवस के रूप में बनाया गया है। 152वें जन्मदिन पर ABVP ने वाहन रैली निकाली। ABVP के मुताबिक पूरे सप्ताह कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें एक रक्त शिविर, नुक्कड़ नाटक, सफाई अभियान जैसे कार्यक्रम होंगे। ऋषिकेश में स्वामी विवेकानंद की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। विवेकानंद घाट पर आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। साथ ही समाज में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया।